तो चलिए बच्चों, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक और शुरू करते हैं जिसका नाम है हेनरी लॉ। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप मत करना। देखो बच्चों, हेनरी लॉ हमें बताता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर से किस तरीके से रिलेट करती है। ये कहता है कि अगर हम किसी भी गैस में किसी गैस को डिसॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो अगर हम जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर अप्लाइड करेंगे इतनी ही ज़्यादा गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। क्लियर? इसका मतलब ये कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस is directly proportional to the applied pressure on the surface of लिक्विड की सरफेस पर हम जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करेंगे वो वो गैस इतनी ही ज़्यादा इस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। तो यानी कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके प्रेशर के। अगर हम यहाँ पर मास है और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो यहाँ पर आता है KH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। यहाँ पर KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट, ओके बच्चा। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ते हैं। इसके एप्लीकेशंस बेसिकली दो एप्लीकेशंस है, एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। देखो बच्चों, इसके दो एप्लीकेशन है और दोनों ही शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो ध्यान से सुनना। पहला एप्लीकेशन आता है स्क्यूबा डाइवर्स, यानी कि वो डाइवर जो सी डाइविंग, इन्हें हम सी डाइवर्स भी बोलते हैं। सी डाइवर्स ये डाइवर्स वो मतलब जो पानी में नीचे गोता लगाते हैं, बेसिकली इनको हम ऐसे बोल सकते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं पानी में जाते हैं और पानी में जाने के टाइम पर उनके पीछे जो सिलेंडर होता है उसमें कुछ गैसेस फिल होती हैं। पहले होती है उसमें ऑक्सीजन, फिर होती है नाइट्रोजन और एक होती है उसमें हीलियम। ये तीन गैसेस उसमें फिल होती हैं। तो हमने पढ़ा अभी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रेशर की। स्क्यूबा डाइवर्स क्या होता है, वो डेप्थ में नीचे की तरफ जाते हैं और जब नीचे जाते हैं बॉटम पर तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर। ऊपर सरफेस पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। मान लो स्क्यूबा डाइवर्स यहां से नीचे तक यहां पर पहुंच जाता है, तो यहां पर हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन भी उसके ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जब ये नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड में डिसॉल्व होती है हाई प्रेशर पर, और अब इस स्क्यूबा डाइवर्स को ऊपर आना होता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर आ रहे होते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता है, यानी कम होता है। तो कम होने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस उसमें डिसॉल्व है वो गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू कर देती है। जब ये गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है तो ये हमारे न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और समटाइम्स इट मे बी लीथल मतलब बच्चों घातक, जानलेवा, ये मार भी सकता है। इसी डिजीज को हम बोलते हैं बैंड्स या फिर डिकम्प्रेशन सिकनेस। इससे बचने के लिए स्क्यूबा डाइवर्स को क्या करना होता है, स्क्यूबा डाइवर्स पहले बॉटम से थोड़ी सी हाइट गेन करेगा, ऊपर की तरफ आएगा फिर रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा फिर रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा फिर रुकेगा, फिर फाइनली वो बहुत धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है। क्यों? अगर वो एक साथ आएगा तो नाइट्रोजन गैस बबल्स बनाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस बबल्स बनाती है तो न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ तक हो सकती है। दूसरा, अब ये हीलियम गैस क्यों यूज की? हीलियम गैस बच्चों यहाँ पर इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन के डिसोल्यूशन से नेक्रोसिस एक बीमारी होती है, नेक्रोसिस होती है, उसके इफेक्ट को थोड़ा कम करने के लिए नाइट्रोजन गैस हीलियम गैस यूज की जाती है। क्योंकि हीलियम गैस एक बहुत ज्यादा इनर्ट गैस है तो ये यहाँ पर यूज की जाती है। इसी को बोलते हैं हम नाइट्रोजन
कि बबल्स की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस। एक और इसका एप्लीकेशन होता है बच्चों, एक और एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन होता है, सेकेंड एप्लीकेशन इसका आता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। देखो बच्चों, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है? हाई एल्टीट्यूड मतलब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे की तरफ गए थे तो प्रेशर बढ़ा था, पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे जैसे कहीं पहाड़ों पर या किसी टावर पे चढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है ना, ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होने लगता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो हमारा ब्लड जो है वो एक लिक्विड है। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं कर पाती, या फिर पार्शियली डिजोल्व करती है, कम डिजोल्व करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो होने लगता है कि ब्रीदिंग शॉर्टनेस ये हो सकती है, मेमोरी लॉस होता है, थकान होती है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एनाएरोबिक रिएक्शन होती है एब्सेंस ऑफ एयर में, उस प्रेजेंस उसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, नीज वगैरह, एल्बो वगैरह, इनमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना होता है, उसके बाद में वो फिर हम शुरू कर सकते हैं, जर्नी को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो तुमने देखा होगा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस पर सभी बच्चे मंदिर वगैरह जाते रहते हैं, हाइट वगैरह पर चढ़ते रहते हैं, तो देखा होगा कि वहाँ पर हम जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें वहाँ पर थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, और कभी कभी बेहोशी भी होने लगती है। नोटिस किए? तो ये चीज़ हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस यहीं पर आती है। देखो एक और इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम कोल्ड ड्रिंक्स सभी पीते हैं, एक और एग्जांपल इसका आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, देखो बच्चों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, तुम सभी ने बॉटल खरीदी होंगी और उनको जब ढक्कन को ओपन करते हो बिना शेक किए, जब उसके ढक्कन को ओपन करते हो तो बबल्स निकल कर भागते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं? वो बबल्स होती है हमारी CO2 गैस। हाई प्रेशर पर वो CO2 गैस उस बॉटल में डिसॉल्व कर दी गई। जैसे तुमने उसके ढक्कन को खोला, ढक्कन के खोलते ही तुमने प्रेशर रिलीज किया, और वो प्रेशर जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एक्सेस अमाउंट में जो उसमें CO2 गैस था वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये भी हमारा इस हेनरी लॉ के अंदर ही आता है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और स्क्यूबा डाइवर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, तो इन्हें याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस होते हैं हेनरी लॉ के। हेनरी लॉ का पहला एप्लीकेशन तो ये है कि ये हेनरी लॉ की पहली लिमिटेशन ये है कि ये लो प्रेशर पे काम करती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, पहली लिमिटेशन लो प्रेशर, दूसरी लिमिटेशन हाई टेम्परेचर, और तीसरी लिमिटेशन इसकी ये होती है कि जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। ठीक है, गैस को सॉल्यूशन के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं करना है। ठीक है, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ओके बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, जो काम की चीज़ है उसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्यों पढ़ना है? वेपर प्रेशर इसलिए पढ़ना है क्योंकि बच्चों ये पॉइंट हमारे इस चैप्टर में बार बार रिपीट होना है, आखिर वेपर प्रेशर होता क्या है। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पर
इक्विलिब्रियम पर और एक कांस्टेंट यानी कि गिवन टेम्परेचर पर जो कोई सब्सटेंस की वेपर एटमॉस्फेयर पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the vapor of any substance, the pressure exerted by the vapor of any substance in a closed container at given temperature and equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर कोई भी सब्सटेंस अगर हम कोई भी सब्सटेंस की अगर वेपर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है क्लोज कंटेनर में, तो हम उसको इक्विलिब्रियम उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देता है। बच्चों ग्राफ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये ग्राफ हमारा आगे यूज होने वाला है। मान लो हमारे पास में एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 और यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन ले लेता हूँ 1 सॉल्यूट के। यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के ले लेता हूँ 1 और यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ले लेता हूँ 0। ठीक है, अब इसका जो मोल फ्रैक्शन 0 से, तो यहाँ से शुरू करेंगे कॉर्नर से, तो ये मान लो कोई ग्राफ ऐसे लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए मान लो ये कोई लाइन ये वाली रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो इसके मॉलिक्यूल्स यानी कि बी के मॉलिक्यूल और ए के मॉलिक्यूल्स के टोटल के इक्वल होगा। यानी ये वाली लाइन हमारा टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दोनों के इक्वल होता है। ये मोल फ्रैक्शन है और ये वेपर प्रेशर है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कंटेनर की बात करें, एक कंटेनर है हमारे पास में और ये कंटेनर क्लोज है, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो सोचो यहाँ से वेपर उड़ भी रही है और वो वेपर फिर से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है। वेपर उड़ी और वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हुई। तो जिस टाइम पर ये प्रेशर इस पर लाइन पर ये एक्सर्ट करेंगे उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसी के बेस पर आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राउल्ट्स लॉ, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखिए, सारा टॉपिक हमें एक ऑर्डर में तैयार करने हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करना। डेली लेक्चर डालता हूँ तो डेली देखना भी है। ठीक है, कभी कोई टॉपिक को अगर तुम छोड़ दोगे तो यहाँ से फिर दिक्कत होगी। असली चैप्टर अब शुरू होता है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अगर कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।